जशपुर के पंडरा पाठ में पढ़ने वाली एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने को लेकर उड़नदस्ते ने छात्रा और कई अन्य छात्रों के कपड़े उतरवाकर जांच की थी, जिससे खुदकुशी करने वाली छात्रा बेहद आहत थी और उसी से परेशान होकर छात्रा ने यह कदम उठाया और खुदकुशी कर ली। छात्रा पंडरा पाठ के माध्यमिक विद्यालय में 10वीं में पढ़ती थी और बोर्ड परीक्षा दे रही थी। 1 मार्च को फ्लाइंग स्क्वाड की टीम परीक्षा केंद्र पर पहुंची और आरोप है कि छात्र छात्राओं को अलग अलग कमरों में ले जाकर कपड़े उतरवाकर उनकी चेकिंग कराई गई और एक छात्र को रेस्ट्रिकेट भी कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने मामले में संवेदनशील इस मामले को बताया और प्रभारी मंत्री ने मामले में कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। बाहर से आए हुए थे अधिकारी लोग, तो हम लोग का 10वीं का परीक्षा चल रहा था, तो वो ऑफिस में लेकर के कपड़ा खुलवा करके चेक कर रहे थे, तो चुटका भी नहीं मिला और हमारे टाइम भी बर्बाद हो गया। जिला से उड़नदस्ता आई थी, वो चेक की सभी जगह और बच्चों को जो है कि बाहर निकाल के चेक किया गया, लड़के और लड़कियों को, दो तीन लड़के 2-3 लड़कियां, और उसमें चेक किया गया तो जिसमें एक लड़का का निकला कागज रखा हुआ था, तो उसका प्रकरण। ये बहुत ही एक निंदनीय कार्य किया है जो वहां पे टीम गई थी। इसकी हम अच्छी तरह से जांच करेंगे और कड़ी से कड़ी इसमें हम कार्रवाई करेंगे। छात्रों को घबराने की कोई बात नहीं है। छात्र इस चीज को लेके संतुष्ट रहें कि इस तरह की चीज दोबारा नहीं होने दी जाएगी। तो जशपुर में छात्रा द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया, ये निश्चित रूप से, चूंकि शिक्षाविदों का और शिक्षा विभाग के कुछ लोगों से जो बातचीत की उसमें ये पता चला कि वो उस पर कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन एक छात्रा की जान तो चली गई। परिवार के लोग इस वक्त गमज़दा हैं। बातचीत करते हैं जी मीडिया संवाददाता जुल्फिकार अली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जुल्फिकार, चूंकि अभी तक का ये पूरा मामला देखा जाए तो बहुत ज्यादा सवाल एक साथ इसमें उठते हैं कि आखिर क्या फ्लाइंग स्क्वाड जो कि वहां पर उड़नदस्ता जाता है, क्या वहां डराना छात्र छात्राओं को उनका काम है, या फिर किसी तरह से भी नकल ना हो, बस ये प्रयास होना चाहिए जिसमें कुछ मानक कुछ तय किए गए होंगे। ये कपड़े उतार करके चेकिंग करना, ये तो कहीं पे किसी भी गाइडलाइन में कहीं इसका जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर से इससे संवेदनशीलता ही कहा जाएगा, या उन जो फ्लाइंग स्क्वाड में जितने भी टीचर थे और जो उनको ड्यूटी लगाई गई थी, उन्होंने असंवेदनशीलता दिखाते हुए कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि किसी भी अगर गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, तो उनकी चेकिंग पुरुष टीचर लड़कों की करेंगे और महिला टीचर जो है लड़कियों की करेंगे। हालांकि यहाँ पर भी महिला टीचरों ने लड़कियों की चेकिंग की है, लेकिन जिस तरीके से जो बात सामने आ रही है कि उनके वस्त्र उतरवा लिए गए, तो ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। और यही वजह है कि उस लड़के को कहीं ना कहीं अपने आप में ह्यूमिलिएशन फील हुआ होगा और उसने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि कोई भी आत्महत्या जैसे कदम इतनी आसानी से नहीं उठाता जब उसे ऐसा लगता है कि उसके दोस्तों के बीच में, उसके साथ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच में उसकी बेइज्जती हुई है। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो मानसिक रूप से वो अवसाद में आई होगी और तभी इस तरीके के इतना बड़ा जो है कदम उस लड़की ने उठाया है। तो ये सवाल जरूर खड़े करता है, और सवाल अब जब खड़े हुए हैं कि इस पर सरकार को भी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर कार्रवाई तो करनी होगी। जिनके ऊपर अगर इस तरीके के आरोप लगे हैं, जिन्होंने उसकी चेकिंग की, हालांकि जिस तरीके की बात आ रही है कि जसपुर के जो बगीचा क्षेत्र का मामला है कि 10वीं क्लास की छात्रा ने आत्महत्या की है और जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम थी उन्होंने लड़कों को अलग कमरे में और लड़कियों को अलग कमरे में उनके वस्त्र उतार कर चेकिंग की है। तो ये वस्त्र उतारने वाली बात कहीं से भी फिट नजर नहीं आती। हमारी भी कुछ शिक्षाविदों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि बच्चे अगर नकल करते हैं तो टीचर जो जाते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड जाते हैं, तो उनके हाव भाव से समझ में आ जाता है कि उनके पास किसी भी तरीके के चीटिंग मटेरियल्स हैं या नहीं है। और इस तरीके की चेकिंग करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे हैं, ज्यादा मैच्योर होते नहीं है, मुश्किल से 15 से 16 साल की उनकी उम्र होती है, और ऐसे में उनके साथ इस तरीके की घटना होती है और वो अपने जो उनके साथ में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं तो उनके बीच में ह्यूमिलिएशन फील करते हैं और एक तरीके से कदम उठा लेते हैं। तो ये काफी निंदनीय घटना है जिस पर सरकार को सचेतना और कार्रवाई करनी चाहिए।
बिल्कुल जुल्फिकार, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त अनुजा कपूर जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुजा जी, एक मामला ऐसा जिसमें कि ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उड़न दस्ते को वहां पर तलाशी लेने के लिए भेजा गया था या छात्र छात्राओं को प्रताड़ित करने के लिए भेजा गया था। क्या कहेंगे आप, ये क्या इतना जरूरी होता है चेकिंग करना कि बच्चों के कपड़े तक उतरवा दिए जाए? बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है। इमेजिन कीजिए, बच्चे खुद इस वक्त अपने आप से लड़ रहे होते हैं। हाँ। माँ बाप और बच्चे इस वक्त इतने वल्नरेबल होते हैं। उस दौरान अगर आप बच्चों के साथ इस तरीके से, ये एक तरीके से आप देखिए, आप बच्चे को, उन्होंने अबेटमेंट है, ये अबेटमेंट टू सुसाइड है, मालूम है ना? ये अबेटमेंट टू सुसाइड हुआ है अभी। और इन लोगों ने, इनके ऊपर तो कार्रवाई जो हो सो हो। बात ये है कि आप उनके फंडामेंटल को ब्रीच कर दिया आपने। हाँ। आर्टिकल 21 जिसके अंदर पर्सनल लिबर्टी है, आपकी लाइफ है आपका, आप उसको कैसे इसको ब्रीच कर सकते हैं? और उसके अलावा हम लोग जो बात करते हैं, बच्चों की जो मानसिकता इस वक्त है, बच्चे इतने फ्रजाइल हैं। हो सकता है वो बच्चे को पढ़ना नहीं आता, हो सकता है वो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाई में तेज ना हो, बट वो भी नहीं है, आप उसको भी छोड़ दीजिए। इस दौरान एक जो मेंटालिटी होती है बच्चे की, वो पढ़ाई के दौरान पेपर देकर, सारा पेपर तैयार भी अगर करके जाता है ना, पेपर ब्लैंक जाता है जब आप डेस्क पर बैठते हैं। वो माहौल, वो डर, क्योंकि इससे ज्यादा, क्योंकि सोसाइटीज को इतना हवा बना चुकी होती है अब तक कि आपका 10th का एग्जाम है, 10th की ही मार्कशीट इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी पे ही सर्टिफिकेट आपके काम जहां भी आपने जिंदगी में करना वही आपकी लगती है, 10th और 12th। तो ये इतना बड़ा इशू है, इसको इतना हल्के में इन लोगों ने, फ्लाइंग स्क्वाड के ऊपर क्या किसी भी तरीके से गाइडलाइन फॉलो थी? उन्होंने कोई गाइडलाइन थी इन्होंने फॉलो की? ये तो आईपीसी की धाराएं इसमें लग सकती हैं। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अंदर बच्चे के साथ आप वो जो उनको पेपर उस दौरान ब्लैंक हो जाता है, वो पढ़ाई का प्रेशर। एक सेकेंडली उनके ऊपर प्रेशर होता है कि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, 3 घंटे में पेपर देना है। अगर बच्चा ब्लैंक हो गया है तो उस टाइम पर बच्चे की ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट रेट हाई, वो उस वक्त साइकोलॉजिकली जूझ रहा होता है, पेपर याद नहीं आ रहा होता है। उसके बाद आप आके उसके कपड़े उतार देंगे? क्या है ये? अगर आप में बच्चे के ऊपर आपको ऐसा कौन सा शक लगा, सस्पेक्ट था क्या, अक्यूज है कहीं पे, आपको मर्डर किया है, किस तरीके से आप उसके काबू फ्रिस्किंग कर रहे हैं? और आपके पास क्या, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि कोई वारंट दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ के ऊपर केस ही नहीं है। आप बच्चे के ऊपर किस तरीके से, क्या बयान से, क्या सोचा आपने कि वो एक सस्पेक्ट की नजर में आकर वो बच्चा खड़ा हो गया और आपकी वजह से उस बच्चे की जान गई? तो अबेटमेंट का केस इनके ऊपर लगना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात करें तो ऐसे घटनाक्रम सामने आने के बाद अनुजा जी, कई बार हम अपने जो हमारी बेसिक, जो हमारी शिक्षा की जो प्रणाली है, बहुत बहुत पुरानी है एक तो, और इस पर भी पुनर्विचार करने का यहां पर एक बार फिर से विचार आता है। लेकिन उससे भी पहले ये जो बातें हैं, ये फ्लाइंग स्क्वाड जो एक भय पैदा किया हुआ है, ये डराने के लिए भेजा जाता है, या फिर इसका मेन जो मुद्दा है वो ये होना चाहिए कि आपको नकल नहीं होने देनी है, नकल विहीन परीक्षा हो, लेकिन इस तरह से छात्र छात्राओं को प्रताड़ित किया जाना। अनुजा जी, आपने बहुत ही गंभीर इस मामले को बताया, और ये मामला है भी वाकई बहुत गंभीर, लेकिन ऐसे मामलों को कैसे रोका जाए? क्योंकि 10th और 12th, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कि ऐसा समय होता है कि छात्र छात्रा खुद ही इतने प्रेशर में होते हैं कि वो कैसे एग्जाम क्रैक करें, जिसे पढ़ना आता है, जिसे नहीं आता है, जो नकल लाया, जो नहीं लाया, सभी प्रेशर में होते हैं। लेकिन ऐसे उड़न दस्तों का क्या, ये उड़न दस्ते बहुत प्रताड़ित कर चुके छात्र छात्राओं को। नकल रोकनी है, और भी तरीके, आप सीसीटीवी कैमरास लगाइए, आप टीचर्स को तैनात कीजिए, ज्यादा अतिरिक्त तैनाती कीजिए। क्या इसके अलावा और कोई कदम नहीं है, ऐसा कपड़े उतार के चेकिंग करने के अलावा? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के तो आते नहीं है, इन्हें फंडामेंटल राइट्स इन्हें पता नहीं है, इनको ये मालूम नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इनके पास एक पावर आ जाती है, तो मिसयूज ऑफ पावर है ये मिसयूज ऑफ पावर है, जिसके बलि के बकरे बनते हैं बच्चे। आप सिर्फ यहाँ की बात कर रहे हैं, यूपीसी के एग्जाम देखिए, वहां पे आप समझिए ना, उनको ये भी, मैं ये एक बात कहती हूँ, लॉ हर एक के लिए समान है जी, उसमें चाहे बच्चा हो या कोई, जो भी एग्जाम देने आ रहा है, आप अपने लेवल पर जो चेकिंग करना चाहते हैं, आप अपने लेवल पर चेकिंग पेपर या तो शुरू करने से पहले कीजिए, पर कपड़े उतार के तो आप चेकिंग तब भी नहीं कर सकते। आप किसी की मॉडेस्टी तो नहीं उतार सकते ना जी, आप किसी को मॉडेस्टी नहीं उतार सकते। ये कपड़े सिर्फ और सिर्फ अपने 4 दीवारी में उतर सकते हैं। आप उनकी राइट टू प्राइवेसी में, आप उनकी इस चीजों में घुस नहीं सकते। और बच्चे के ऊपर इस तरीके से आपने जो काम किया, उसके अंदर आपके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, गाइडलाइंस क्योंकि नहीं है,
एजुकेशन सेंटर में कोई चीजें नहीं है, पुराने धक्कियानुसी चीजों के ऊपर अभी तक बात हो रही है, 40 साल की अपनी प्रणाली चल रही है, आप क्या बात करेंगे इस पे? तो वो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि फ्लाइंग स्क्वाड सिर्फ एक कहने का फ्लाइंग स्क्वाड है, वो अपना को सीबीआई मानने लग गए हैं, सीआईडी मान गए हैं। आप सीबीआई सीआईडी की तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला नहीं था। बिल्कुल। अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, आपको हाव भाव में है, आपने कोई साइकोलॉजिकल हेल्प लिया क्या? आपने कैसे किया? आपने उसके कपड़े किस बिना पे उतरवाए? आप ये इस चीज को प्रूव कीजिए कि इस क्या रीजन था आपने उसके कपड़े उतरवाए। क्या आपको लगा? क्योंकि वो सस्पेक्ट नहीं है, वो एक बच्चा है और उस बच्चे के ऊपर आप सस्पेक्शन, आप और आपका और उससे ज्यादा पावर के अलावा आप उस बच्चे को सस्पेंड कर सकते हैं, उसका आप टर्म खराब कर सकते हैं, आप उसके कपड़े नहीं उतार सकते। किया गया अनुजा जी, एक अन्य छात्र को रेस्टिकेट भी किया गया इसी शक पर कि उसने नकल या कुछ इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री ली हुई है। जब आप रेस्टिकेट कर रहे हैं, आपने एक छात्र को किया, आप 2 को कर देते, आप 10 को कर देते, आप पूरी क्लास को कर देते, वो आपके पावर क्षेत्र में। लेकिन अनुजा जी, एक 2-4 गाइडलाइंस यहां पर जो हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी आप कहें कि छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर फ्लाइंग स्क्वाड को डायरेक्ट जाने की परमिशन नहीं है जब तक स्कूल प्रबंधन उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे देता। उसके बाद ये बिना इजाजत वहां गए, एक तो स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन ने ऐसा डायरेक्ट फ्लाइंग स्क्वाड को अंदर जाने कैसे दिया, और उसके बाद जब कपड़े उतरवाए जा रहे थे, जब इस तरह से जांच पड़ताल की जा रही थी, उस बीच स्कूल प्रबंधन का कोई इसमें हस्तक्षेप, कोई इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिला। बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि उस दौरान पर स्कूल भी प्रश्न पे होता है। अब मैं ये कहूं, क्योंकि वही चीज अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं है। हम लॉज बहुत बना रहे हैं, क्या लॉज अपाहिज है? क्योंकि वो अपाहिज है इसलिए पूरे नहीं हो रहे, उनका इम्प्लीमेंटेशन इस वजह से नहीं होता क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट ये कहता है हमारे को इसमें जी, हमारा इसमें क्या लेना देना। जब वक्त आएगा तो हम कमेटी बिठा देंगे। कमेटी का गठन क्यों होता है? कि टेम्परेरीली कमेटी का गठन इसलिए बना दो ताकि वहां पर उस वक्त के लिए ही हा होगा। लेकिन अनुजा जी, अब कमेटी और इस तरह की जांच, इस तरह की पड़ताल अब ये मायने नहीं रखती है, चूंकि एक बच्ची की जिंदगी चली गई है और जवाब देना होगा इस बारे में शिक्षा महकमे को भी, स्कूल प्रबंधन को भी, कि आखिर इस छात्रा की जान गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर कार्रवाई क्या होगी। बहुत शुक्रिया अनुजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर हमारे दर्शकों के सामने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ अमित अग्रवाल साहब मौजूद हैं जो कि शिक्षाविद हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एला गुप्ता जी हैं हमारे साथ, साइकोलॉजिस्ट हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे इस मामले में। बहुत स्वागत है आपका भी। और ममता शर्मा जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। ममता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, चूंकि आप शिक्षाविद हैं, अमित साहब, ये जो पूरी घटना सामने आई, इसके लिए क्या कहेंगे? क्या फ्लाइंग स्क्वाड को कोई ऐसी स्पेशल परमिशन होती है कि किसी शक के बिना पर वो इस तरह का कृत्य करे, छात्र छात्राओं के कपड़े उतारकर चेकिंग? देखिए, प्राइमा फेसी ये है, फ्लाइंग स्क्वाड का जो गठन होता है वो सिर्फ नकल के लिए नहीं होता, मतलब बच्चों को ही टारगेट नहीं किया जाता है। उसमें फ्लाइंग स्क्वाड का काम है वो जो परीक्षा केंद्र में जा रहे हैं वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे पहले से कोई इस तरीके की वारदात हुई तो नहीं है, वो सभी चीज़ों को फ्लाइंग स्क्वाड को देखना होता है। और उसके साथ साथ उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी देना होता है केंद्र को कि परीक्षा को सुचारू रूप से चलाए बिना नकल, बिना अनुचित साधनों के प्रयोग के। आपका कहना ठीक है कि जो परीक्षा में बच्चों के कपड़े उतरवाना, तो ये सभी जगह ऐसा नहीं होता है। हाँ। हो सकता है उनको किसी कहीं नहीं होना चाहिए अमित जी, कहीं नहीं होना चाहिए, सभी जगह की बात नहीं है, ये कहीं नहीं होना चाहिए। मैं चूंकि समय बहुत कम है, मैं सब एक सीधा सा मेरे सवाल का सीधा सा जवाब आपसे चाहूंगा कि क्या कपड़े उतारने की किसी भी परिस्थिति में, अगर आपको पता है कि उसके पास बहुत आपत्तिजनक सामग्री है, पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर लीक कर दिया उन्होंने, सब कुछ बहुत गलत कर दिया, लेकिन क्या उस परिस्थिति में भी कपड़े उतारकर जांच करने का अधिकार है? जांच नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि अगर उनको लगता है, जैसे हम फ्लाइंग स्क्वाड में गए हैं, हाँ। उनको लगता है तो अगर वो लड़की है, छात्रा है, तो किसी लेडीज टीचर को उनको एक अलग से कमरे में ले जाके सेपरेटली, सबके सामने नहीं, सेपरेटली ले जाके उनसे उनकी चेक किया जा सकता, कपड़े उतारकर। कपड़े उतारने की जरूरत ही नहीं है जी।
आप अलग से यही अमित जी, यही दरअसल परेशानी यही है। छात्रा इसीलिए उसको जो उसने मेंटली प्रेशर फील किया, उसने अपने भाई से इस बात को साझा किया क्योंकि कपड़े उतरवाए गए। आप तलाशी ले सकते हैं और फौरी तौर पर, ऊपरी तौर पर आप तलाशी ले, आपको पता चल सकता है। मैं हमारे साथ और भी मेहमान है, मैं फिर लौटूंगा। हमारे साथ एला गुप्ता जी मौजूद है, मनोवैज्ञानिक है। एला जी, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगी कि एक छात्रा 10वीं कक्षा की छात्रा है, बहुत किशोरावस्था की बहुत सेंसिटिव एज ये होती है। इस मामले में, इस पूरे मामले में, इस अब तक की जो घटना क्या, इस पूरे मामले पर मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान अनिला जी जुड़ गई हैं, जो कि महिला बाल विकास मंत्री हैं। उनसे बात करते हैं। अनिला जी, ये घटना जो सामने आई, छात्रा द्वारा सुसाइड किया गया, फ्लाइंग स्क्वाड ने कपड़े उतारकर चेकिंग की, बहुत प्रेशर फील किया उसने, घर जाकर के अपने भाई से इस बारे में साझा किया इस पूरे मामले को, और उसके बाद सुसाइड कर लिया। क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत गलत हुआ। अगर ऐसा पेपर उन्होंने किया है तो उनके कई तरीके हैं, उनकी जांच कर सकते थे, और सार्वजनिक तौर पर ऐसा किया है तो ये बहुत बड़ा अपराध है, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अनिता जी, क्या कहेंगी आप? अभी चूंकि जिस तरह से शिक्षा प्रणाली हमारी चल रही है, फ्लाइंग स्क्वाड का एक खौफ है बच्चों में, और उसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड इस तरह की कार्रवाई करता है, क्या दोषी पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल दोषी के ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा जो बच्ची के साथ हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है कि हमारे यहाँ इस तरह के फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से कार्रवाई हुई, और हम पूरी कोशिश है हमारी कि हम उनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे, बच्चियों को न्याय मिले। जी, लेकिन अनिला जी, अब तक इस तरह के मामले में जांच और इस तरह की फ्लाइंग स्क्वाड का जो भय बना हुआ है, क्या ये भय खत्म होगा? क्योंकि ठीक है, शिक्षा हमें बच्चों को देनी है, नकल विहीन परीक्षा करानी है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, लेकिन जो एक डर, एक प्रेशर, चूंकि 10वीं और 12वीं के बच्चे तो वैसे इतने प्रेशर में रहते हैं, इस प्रेशर को कब रिलीज किया जाएगा? बिल्कुल, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम अच्छी शिक्षा और सुविधाएं दो, तो ऐसा भय अगर व्याप्त है जो पुराने समय से, तो इसे दूर करेंगे। अनिला जी, चूंकि समय बहुत कम है, जी मीडिया के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या आश्वासन आप दे रही हैं, कितने दिन में इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी? पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल जाएगा? जितना जल्दी हो सके हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे, और मैं उनसे कहना चाहूंगी कि यह जितने भी हमारे बच्चे हैं जो परीक्षा दिलाने वाले, वो निडर होकर परीक्षा दिलाएं, और ऐसी कोई बात आती है तो जरूर सूचित करें, ताकि हम जल्दी से कार्रवाई करें और दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। ठीक है अनिला जी, आपके आश्वासन पर हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे मामले पर एक्शन लेंगे। अनिला भेड़िया साहब, जो कि इनका कहना कि ऐसे पूरे मामले पर अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे पूरी तरह से वो भी आहत हैं और बहुत दुखद जिसे बता रही हैं, लेकिन एक्शन जल्द से जल्द लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन वो दे रही हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमानों का एक और पैनल मौजूद है। एला गुप्ता जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। एला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घटना घटित हुई, दुर्घटना है, घटना है, इसका लोग तय करेगी अपने विवेक के अनुसार क्या है ये, लेकिन मुझे ये अपराध लग रहा है, किसी बच्चे को प्रताड़ित करना और एग्जाम के टाइम में उसके साथ इस तरह की घटना करना जिससे वो सुसाइड कर ले, उसकी क्या मनोदशा हुई कि उसने इस तरह का कदम उठाया? जरा आप आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये दुर्घटना तो है ही, दोनों पक्षों की तरफ से गलत है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि हम लोग बोलते हैं ईश्वर के बाद माँ बाप का ही दर्जा रहता है हमारी दुनिया में, जो हमें दुनिया में आगे खड़े होने के लिए सिखाता है। तो माँ बाप का मनोविज्ञान कहाँ पे जाता है? जब वो बच्चों को बाहर भेजते हैं घर से, जब 3 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तो हमें उसको सिखाना है कि हर जगह आपके अनुसार माहौल नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज ये। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है टीनेज। 12 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो बॉडी के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है, स्पेशली गर्ल्स। तो उस टाइम मदर और फादर की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल आता है कि उस टाइम हम बच्चों को सिखाएं कि आप कैसे कवर अप करें। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई अनकंडीशनल सिचुएशन आती है तो उसका मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पे हम कैसे उसका सामना करें, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में हमें हमेशा पॉजिटिव नहीं मिलेगा। जैसे कि आज ये फ्लाइंग स्क्वाड आया है यहाँ पे, इनकी मानसिक दशा क्या थी, इनके पास क्या प्रूफ थे, या उस टाइम वो लोग क्या सोच रहे थे कि उन्होंने उन बच्चों के कपड़े उतरवाए।
कपड़ों में उन्होंने अगर सलवार कमीज कुर्ता उतरवाया या सलवार उतारी, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन कि वो क्यों किया, बट एक बच्चे की मानसिक दशा हमने क्यों इतनी कमजोर बनाई कि अगर एडवर्स नहीं एला जी, आप ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि बच्चों को इस चीज के लिए माँ बाप को प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन ये गांव खेड़े की बात है। एक बहुत दूर दराज के गांव में मुझे नहीं लगता कि इतना अवेयर कोई पेरेंट होगा। शहरों में अमूमन इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, गांव में अभी बहुत समय लगेगा एला जी, अभी बहुत समय लगेगा। ये भोपाल या रायपुर नहीं है जहां पर कि माँ बाप इतने पढ़े लिखे हों, या क्योंकि गांव खेड़े में किसानी खेती करने वाला मजदूर एक इतनी ज्यादा अवेयरनेस, 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और विष्णुदेव साहब हमारे साथ जुड़ गए, जशपुर सांसद हैं। विष्णुदेव साहब, ये मामला सामने आया जहां एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया फ्लाइंग स्क्वाड की प्रताड़ना से तंग आकर, क्या कहेंगे आप? हाँ, मुझे भी जानकारी मिली है। जशपुर जिले की एक कोरवा जाति की छात्रा है, परीक्षा के दौरान उसके साथ चेकिंग वोकिंग में कुछ ज्यादती हुई और इस कारण से आत्मग्लानि से उसने सुसाइड कर लिया है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और अगर मतलब उसके साथ अगर ज्यादती हुई है तो अधिकारी के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विष्णु जी, चूंकि जिस तरह का ये मामला सामने आया, क्या कहेंगे, शिक्षा महकमे में और बदलाव करने की जरूरत है? फ्लाइंग स्क्वाड खुद को सीबीआई सीआईडी टाइप समझने लगे हैं, जो कि ऐसे छापेमारी करते हैं जैसे कि आईटी की रेड हो। ये कैसे इसमें बदलाव हो ताकि बच्चों पे कम से कम इस तरह का प्रेशर न बने? हाँ, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और कोरवा जाति की छात्रा है, बिल्कुल विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति की छात्रा है। और इस तरह से मेरी जानकारी में है कि चीट पकड़ने के लिए उसके कपड़े वपड़े उतरवाए गए। अगर ये सही है तो बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसकी एकदम जांच होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है विष्णु जी, समय थोड़ा कम है, मैं आपसे चलते चाहूंगा कि आप चूंकि सांसद हैं उस क्षेत्र के, कि आप क्या कार्रवाई करेंगे अपने स्तर पर? मैं अभी तो इधर हूँ, मुझे कल ही जानकारी मिली है, निश्चित रूप से इसका संज्ञान लूंगा और मैं प्रशासन को लिखूंगा कि इसमें कड़ी जांच हो और दोषी के खिलाफ में कार्रवाई हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विष्णु जी। और विष्णु, जिनका ये कहना, सांसद हैं चूंकि जसपुर के, इनका ये कहना कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अभी सतही तौर पर जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद अब इसमें जांच करना बेहद जरूरी है। ये चूंकि आधिकारिक मामला है, चूंकि अभी इसमें बहुत सारी कागजी कार्रवाई होंगी, इसलिए जांच के बाद ही कुछ कार्रवाई इसमें की जा सकेगी बेहतर तरीके से। और चूंकि हमारे साथ लगातार खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, एला जी हमारे साथ मौजूद है, ममता शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। ममता जी, आपके पास भी मैं लौटूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। और चर्चा में लगातार हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ ममता शर्मा जी मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ममता जी, पहला रिएक्शन आपका इस घटना पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना बहुत निंदनीय है, क्योंकि जहां बच्चों की हम बात बताएं, बहुत प्रेशर में रहते हैं बच्चे। दूसरी बात, बच्ची ने जिस तरह से सुसाइड किया है, इनके ऊपर में 306 का मामला बनना चाहिए, आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का। और ये बच्ची जो कि ST/SC एक्ट, इस पे एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी उड़न दस्ता में लोग हैं सब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जांच का विषय है कि कौन कौन इन्वॉल्व था, किन लोगों ने इस तरह का डिसीजन लिया कि उसके कपड़े उतार करके चेक करें। आज आपको मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आज दूरस्थ अंचल की स्थिति ये है कि बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे एक तो टीचर्स की कमी होती है, और जो टीचर्स आते भी हैं वो शराब के नशे में या गुड़ाकू पान गुटखा, और इनका आधा समय मध्याह्न भोजन में निकल जाता है। तो आप ऐसी स्थिति में जहां छात्रों को एक इस तरह का सिनारियो पैदा करते हैं, तो मान के चलिए कि वो बच्चे कितने ज्यादा पूरे साल भर डिस्टर्ब रहते हैं। पढ़ाई, उनका जो ये प्रेशर रहता है कि हमको एग्जाम क्लियर करना है, और उस समय में आपको एक उनका एक दोस्त, हमदर्द, हमराज बनकर के साथ होना चाहिए, ना कि एक यमराज बनकर के उसके सामने आप अपने इस तरह की हरकत पेश करें। तो बहुत ही घटना जो है वो बहुत ही बोलना चाहिए, वह एक शर्मसार करने वाला है। ऐसे बच्चों के लिए इनकी सोच, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि बच्चों के भविष्य के लिए इन लोग बेहतर सोच या एक ऐसा विकल्प लेकर के आ रहे।
उड़न दस्ता को सिर्फ यही बात सुनिश्चित करना होता है कि जो भी सेंटर है वो विजिट कर रहे हैं, वहां की पूरी व्यवस्था बच्चों को एग्जाम देने के लायक, सही ढंग से उनके जो 3 घंटे के पेपर हैं वो कंप्लीट होने के लायक स्थिति ये पैदा कर रहे हैं कि नहीं, या किसी तरह से वहां पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, या बच्चों की बैठने के लिए प्रॉपर डेस्क और चेयर नहीं है। ये सारी चीजों को देखना होता है, ना कि ऐसे बच्चों को बात पहले दिन से एक टीचर ये डिसिप्लिन क्यों नहीं मेंटेन कर पाता बच्चों के सामने में, कि वो अगर क्लास में है तो बच्चे मिसबिहेव ना करें, बच्चे उद्दंडता ना करें, बच्चे इस तरह की कोई भी अनर्गल सोच भी ना लाएं, क्योंकि वो उनका टीचर है। टीचर का एक रेस्पेक्ट भी होना चाहिए और भरोसा भी होना चाहिए, ये आप पैदा नहीं कर पाते हैं। आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं, आपके न्यूज चैनल से देखते हैं कि टीचर्स किस तरह का माहौल बना रहा है, कोई लड़कियों को छेड़ रहा है। पढ़ते हैं आपके न्यूज चैनल से देखते हैं कि टीचर्स किस तरह का माहौल बना रहा है, कोई लड़कियों को छेड़ रहा है। मैंने कई टीचर्स के खिलाफ में POSCO एक्ट के तहत कार्रवाई करवाई है। तो आप अपनी तो पहले डिसिप्लिन मर्यादा बना लें, अपना आप एक लाइन निर्धारित कर लें। आपने अपनी लाइन निर्धारित करने के लिए कोई भी बेस नहीं बनाया, लेकिन बच्चों को किस तरह से डोमिनेट किया जाए, आप सर्वे सर्वा हो जाते हैं। आप वहां पर बच्चों के भाग्य निर्माता कम और उनके भाग्य को बिगाड़ने वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी सी एक प्रक्रिया है कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसको स्ट्रिक्टली जांच के दायरे में बहुत जल्द लाया जाए, बहुत जल्द इसमें परिणाम भी लाया जाए कि कौन कौन दोषी है, उनके खिलाफ में क्लियर कट 306 नॉन अवेलेबल है, एट्रोसिटी एक्ट नॉन अवेलेबल है, और ये इनके खिलाफ लगना ही चाहिए। क्योंकि बिंग बस्तर क्या पालनर वाली जो अपनी घटना थी, जो फिजिकल मोलेस्टेशन हुआ था सेना के लोगों के द्वारा, मैंने हर मामले सेंट्रल ह्यूमन राइट्स तक उठाया है। तो बच्चों की ये स्थिति, आपको सैलरी मिलती है जनाब उस काम के लिए, आपको सैलरी के साथ में सम्मानजनक एक व्यवहार करने का भी दिया जाता है, सीख दी जाती है। आप सिर्फ उनके टीचर, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते ममता जी, पूरे बच्चे को समय पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके पास भी लौटूंगा एक बार फिर। पेरेंट्स की यहाँ भूमिका क्या होनी चाहिए? जैसा कि एला जी शुरू में जिक्र कर रही थी कि माता पिता को इस बारे में और ज्यादा सजग होना होगा। क्या हम अभी उतनी अच्छी स्थिति में चले गए हैं कि माता पिता की भूमिका पर हम इतना निर्भर कर पाए, खास करके ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में? उससे पहले मेरा सवाल अमित जी से रहेगा। अमित जी, चूंकि शिक्षा प्रणाली हमारी बहुत पुरानी है और बहुत ढर्रे वाली शिक्षा हमारे यहाँ आज भी चल रही है, हम उसी की मजबूती, चूंकि बेहतर तरीके से बच्चों को ट्रेन करना और पढ़ाना, चाहे वो रट्टा लगा करके या किसी समझ के हिसाब से, सभी को हम एक बराबर यहाँ पर देखते हैं, तौलते हैं और उसी हिसाब से हम सबको मार्कशीट पे अपना नंबर दे करके और काम खत्म। लेकिन इसमें बदलाव में ठीक है, बहुत ये सतत प्रक्रिया, बहुत समय लग सकता है अमित जी, लेकिन वर्तमान समय में क्या वो बदलाव आपको नजर आते हैं कि कम से कम इस तरह का प्रेशर बच्चों पर क्रिएट ना हो कि वो एग्जाम्स के प्रेशर में फ्लाइंग स्क्वाड की हरकत से ऐसे तंग आकर के और सुसाइड कर लें और इस तरह के कोई कदम उठाएं? क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, अभी जो अपनी शिक्षा प्रणाली है वो, उसमें ना जो शिक्षक है वो बच्चों को सिर्फ पास करने के लिए ही प्रेरित करता है। वो ये नहीं बोलता कि उससे जो मूल्य शिक्षा है उसको आगे बढ़ाए, रोजगार उत्पन्न करने वाले शिक्षा को लेके आए। अभी जो हमारे जो स्कूली शिक्षा विभाग है वो पूरी तरीके से सिर्फ पास करो, जैसे 8वीं तक का पास करने का जो स्कीम था, मतलब आप बच्चों को ढंग से लिखना नहीं आता है और आप उसे 8वीं और 12वीं में पहुंचा दे रहे हैं, तो ये गलत है। इसमें बदलाव अभी क्या देखते हैं आप? क्या क्या इसमें बदलाव किए जा सकते हैं? क्या बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई कराई जाए और बच्चों को कम से कम मनोवैज्ञानिक स्तर पर इतना मजबूत बनाया जाए कि इस तरह की हरकत अगर कोई फ्लाइंग स्क्वाड करता है तो कम से कम अपने आप को इसके लिए तैयार रखे? क्या इस तरह के बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन फ्लाइंग स्क्वाड को भी इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर शक है तो उसे आप एक अलग से लेके जाए, सामूहिक रूप से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ। नहीं, बिल्कुल अमित जी, अलग से ले जाकर के भी कपड़े उतारकर चेकिंग करने की तो अनुमति नहीं है और वो होना भी नहीं चाहिए। फ्लाइंग स्क्वाड अगर वहां मौके पर पहुंचता है तो उसे कम से कम इतने उसमें इस बात को लेकर
समझ होनी चाहिए कि आप एक बच्चा जो कि 10वीं के एग्जाम दे रहा है, जो कि पहले से ही बहुत प्रेशर में है, आप उसे क्यों डराना चाहते हैं? आखिर क्या वजह आप उसे डराना चाहते हैं? अगर आपको नकल रोकनी ही है तो कुछ देर आप खड़े होकर के निगरानी कीजिए। आप निगरानी कीजिए, अगर उसके पास कुछ निकलता है तो आप उस पर एक्शन लीजिए, जो कि आपको कानूनी अधिकार दिए करके वहां भेजा गया है, न कि आप अपनी ताकत और अपना रौब वहां पर झाड़ें और बच्चों के साथ इस तरह के प्रताड़ित करने का व्यवहार करें। हमारे साथ एला जी भी मौजूद हैं। एला जी, चूंकि बच्चों की जो कैफियत होती है एक एग्जाम के समय में, एक बच्चा, चूंकि हम सभी इस दौर से गुजरे हैं, 10th के एग्जाम दिए, 12th के एग्जाम दिए, बहुत ज्यादा एक प्रेशर होता है, और खास करके 10th में तो बहुत ही ज्यादा, कि 10वीं पास तो सब पास, वो वाली जो मानसिकता एक बच्चे पे वो बहुत हावी होती है उस समय में, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ाई के प्रति संवेदनशील है, उसके लिए तो ये एक ऐसी स्थिति होती है कि समझिए साहब कि करो या मरो। और ऐसे बच्चे के साथ अब आप चेकिंग करते हैं, उसका समय बर्बाद करते हैं एक तरह से। क्या कहेंगी उस मनोदशा के लिए? इसे कैसे और मजबूत किया जाए, या एक बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाए एग्जाम्स में कि वो नकल भी ना करे और ऐसी हरकतें भी उसके साथ ना हो? जैसे अभी अनिला जी ने कहा, विष्णु साई जी ने कहा, ममता जी ने कहा, अमित जी ने कहा कि हमें बच्चों को डिसिप्लिन लाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हम गांव के क्षेत्रों में बच्चों को नहीं कर सकते, क्योंकि उनके माँ बाप उतने रिसोर्सेबल नहीं है कि हम उनके पास जा सके। बट हाँ, क्या हमारा प्रशासन, हमारे टीचर्स को, हमारे फ्लाइंग स्क्वाड को, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे शिक्षक गण हैं, जो समाज को बना रहे हैं, क्या हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं सरकार की तरफ से कि हमारे बच्चों को कैसे मोटिवेट करा जाए? अगर कुछ अप्रिय परिस्थिति आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करो? मैं मानती हूं कि बच्चों के पास या बच्चों के माता पिता के पास हम नहीं पहुंच सकते, बट मैं बिल्कुल ये समझ सकती हूँ कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, हमारे टीचर्स को तो वेल इक्विप्ड कर सकती है। रिसोर्स में उनको हम वर्कशॉप्स करा सकते हैं, हम उनके लिए कार्यशाला कर सकते हैं, हम हमारे साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, एक्टिविस्ट, उनको जाके गांव में हम उनके पास जाके उनको इस तरह बता सकते हैं कि आप हर बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाइए। कई बार क्या होता है, एक शिक्षक भी एक प्रकार के रूटीन से, उसकी मनोदशा भी ऐसी हो जाती है कि उसको साल 10 साल एक ही प्रकार से एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो वो जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसके प्रति वो बिल्कुल क्या कहेंगे, एक तरह से मैकेनिकल हो जाते हैं। हाँ, एक मैकेनिकल पढ़ाई हो जाती है कि हाँ 2 दूनी 4 है तो 2 दूनी 4 है, उसमें कुछ नया, कुछ सोचने समझने के लिए लोगों को नहीं मिल पाता बच्चों को। उसके लिए हमारा प्रशासन जी बिल्कुल नहीं मिल पाता, और उसी के चलते चलते जैसे अब ये फ्लाइंग स्क्वाड है, अब इनके जो भी ग्रुप है, इनको एक अपनी जिम्मेवारी को वहन करना है, तो उस वक्त इनकी मानसिक दशा कैसी है? तो उस टाइम हमारा प्रशासन, हमारे मनोवैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सोसाइटी, हम सब क्यों ना मिलकर ऐसा करें कि हम अपने टीचर्स को, अपने फ्लाइंग स्क्वाड के जो भी मेंबर्स हैं उनको हम अपग्रेड करें। जब तक टीचर ही अपग्रेड नहीं होगा तो वो बच्चों को कहां से सिखाएगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम उस तरीके से, हम पहले टीचरों को, फिर जो भी शिक्षा में व्यक्ति काम कर रहा है, क्यों ना हम उनको अपग्रेड करें। जब तक वो नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि गुरु ही ईश्वर के पास लेकर जाता है, ये मेरा सोचना है। और बच्चे भी हमारे, चाहे वो गांव के हों चाहे वो शहर के हों, वो 6 घंटा एक टीचर के साथ वक्त बिता रहा है। हाँ। और आज हर जगह टेक्नोलॉजी पहुंच रही है। अगर हमारी सरकार किसी को नहीं भेज सकती, हमारे पास इतनी साधन नहीं है, हाँ। या इतने हमारे पास कर्मचारी नहीं है कि वो गांव-गांव जाके टीचरों को अपग्रेड कर सके, तो क्यों ना हम ऑनलाइन करें? क्यों ना आप जैसा मीडिया एक कार्यक्रम ऐसा चलाए, आधा घंटा सप्ताह में एक बार, कि किसी भी मनोवैज्ञानिक, किसी भी एक्टिविस्ट, किसी भी एजुकेशनिस्ट को, हाँ। टीचरों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए हम चलाएं। तो वो जहां पे भी हैं, आज सबके पास स्मार्टफोन है, आज सबके पास इंटरनेट है, सबके पास डाटा है, सबके पास व्हाट्सएप है, क्यों ना हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल, मीडिया की भूमिका की अगर आप बात करें तो जी मीडिया इस तरह का एक प्रोग्राम
प्रोग्राम चलाता है डियर जिंदगी नाम से, या डियर जिंदगी का कार्यक्रम हर रविवार को हम प्रसारित करते हैं और इस कार्यक्रम में इस तरह की बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है जो कि समय अनुसार बच्चों को किस तरह से अपनी चीजें और बेहतर और मजबूत करनी है उस पर काम करना चाहिए। इस बारे में मैं फिर लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अमित जी भी लगातार मौजूद है, हमारे साथ ममता जी भी मौजूद है। मैं अमित जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ममता जी, पेरेंट्स की भूमिका को लेकर जैसा कि अला जी ने पहले भी जिक्र किया था, यहां पर इस पर्टिकुलर मामले की अगर बात करें हम, जो ये घटना सामने आई है, पेरेंट्स चूंकि गांव देहात के हैं, मजदूर हैं, लेकिन बच्चे के लिए वो इतना ज्यादा सजग नहीं है। वो 2 वक्त की रोटी जुटा पाए उसके लिए वो उनका पहला जो लक्ष्य होता है ये कि बच्चों को उनका पेट भरा जाए। उसके बाद दूसरे स्तर पर शिक्षा आती है और उसके बाद तीसरे स्तर पर कहीं वो बच्चों की संवेदनशीलता को लेकर के संभवतः या काम करते हो या न कर पाते हो सकता है उसके लिए भी वक्त न मिल पाता हो। लेकिन ऐसे माँ बाप के लिए किस तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता को खड़ा होना चाहिए, या फिर समाज में चूंकि ऐसे और बहुत सारे माँ बाप हैं उनके लिए क्या कदम उठाया जाए, कैसे उन्हें जागरूक किया जाए कि वो अपने बच्चों को कम से कम इस बारे में बता कर रखें कि बेटा आपको अब 10वीं का एग्जाम देना है, वहां फ्लाइंग स्क्वाड आएगा और वहां आपके साथ इस तरह की हरकत भी हो सकती है, आप तैयार रहिए। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत दूरांचल और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ जो ग्रामीण होते हैं उनके लिए शिक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अभी तो, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने इसको बहुत प्रचार प्रसार किया है कि बेटी पढ़ी समाज गढ़ी, ऐसा टाइप का उनका नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इससे प्रभावित होकर के अभी जो है कहीं हमारी बेटियों को माँ बाप जो है स्कूल तक भेज रहे हैं कि हाँ हमारे गांव में स्कूल खुल चुका है और एक सुरक्षित माहौल रहेगा कि गांव में ही हमारी बेटी का घर के पास आना जाना होगा। तो इस वजह से ही वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने भेज रहे हैं और शायद बच्चियां थोड़ा उनको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो वो बच्चियां माउथ पब्लिसिटी से दूसरी बच्चियों को भी लेकर के जाती कि भाई चलो अच्छा हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। तो ये इस तरह के उपक्रम में वहां की जो पढ़ाई हो रही है इसके लिए बहुत ज्यादा कोई ऐसा प्रयास या माहौल देने की बात नहीं हो रही सरकार के द्वारा कि हमारी बेटियों को हम एक सुरक्षित माहौल देकर के उसको हाईली एजुकेटेड करके ऑफिसर कैटेगरी में लाके खड़ा कर दें। मैं आपको बताना चाहूंगी ये क्षेत्र है जहां पर 14 बच्चे एकदम से अनाथ हो गए थे। एक गाय को कुत्ते ने काटा था, रेबीज हो गया और उसकी बीफ को ये खा के डेथ हो गई। बड़े जितने घर के थे बच्चे महुआ बिनने गए थे वो बच गए। आपको मैं बताऊं कि 3 महीना उन बच्चों के खाने के लाले पड़ गए क्योंकि उनकी मौसी मामी जो भी रिश्ते में वो सब 2 जून कमाते तभी खाते हैं। और तब मैं वहां जाकर के कलेक्टर से मैंने बात किया, अपने अधिकारी से यहाँ कलेक्टर से लिख करके लेके गई कि बच्चे को हम बाल आश्रम में विधिवत नियुक्ति देंगे, भर्ती करेंगे। बट वहां जाने के बाद मुझे हालात समझ में आई कि पहाड़ी कोरवा जो विलुप्त होती प्रजाति है, मैं रायपुर तो ले आऊं लेकिन यहाँ 45-50 किलोमीटर में कल्चर चेंज है, बोली भाषा खाना सब चेंज है। तो आप उनको उनके मूल माहौल से ला करके यहाँ पे सेफ नहीं कर सकते हैं। तो आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार को सोचना होगा, हर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग है, सामाजिक स्थिति अलग है, तो वहां पर आप उस ढंग से एक माहौल क्रिएट करें। तब पहला बाल आश्रम मेरे प्रयास से वहां खुला है। तो ऐसे प्रयास हम लोगों को सब्जेक्ट वाइज करने होंगे। अगर बच्चों की स्थिति ऐसी है तो अब हमको वहां पर स्कूल को लेकर के प्रॉपर एक कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि स्कूल में हम बच्चों को कैसे एजुकेट करें। उनको और भी जो अदर प्रॉब्लम्स है उनको लेकर के भी खाली चीटिंग का मामला नहीं है, क्योंकि हर बच्चा चोर नहीं है। आप उसके फंडामेंटल राइट्स को लेकर के उसको कपड़े उतार करके बेइज्जत कर रहे हैं। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे मैडम ने कहा कि पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि वो हालात को कंट्रोल करें। इट्स ओके, पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आता है तो आपको अपना मनोबल स्ट्रांग रखना है। बट आप होते कौन हैं? हु आर यू? आपको किसने अथॉरिटी दिया कि आप एक बच्चे के कपड़े उतारें? आप यहाँ पर बड़े बड़े क्रिमिनल को भी लेके आते हैं ना, उसका भी ह्यूमन राइट्स खड़ा हो जाता है कि आपने उसको बेइज्जत कैसे कर दिया, उसको रोड में जुलूस कैसा निकाल दिया। ममता जी, आतंकवादियों तक के ह्यूमन राइट्स होते हैं यहाँ पर, आतंकवादियों के, पत्थरबाजों तक के ह्यूमन राइट्स होते हैं हमारे देश में। और हमारे देश में एक छात्र और एक छात्रा के लिए अगर ह्यूमन राइट्स उसके नहीं महसूस किए जाएंगे, उसको नहीं समझा जाएगा, तो फिर आगे क्या स्थिति होगी, कितनी गंभीर स्थिति होगी। ममता जी, आप समझ सकती हैं, समाज में आप लंबे समय से एक्टिव हैं और ये बात हमें और अच्छे से समझनी होगी। मैं इस मामले पर एक बार फिर लौटना चाहता हूं। अमित साहब, ये जो पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, इस घटनाक्रम में छत्तीसगढ़ की चूंकि जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें गाइडलाइन है कि बिना स्कूल प्रबंधन की इजाजत के, बिना उनकी अनुमति के फ्लाइंग स्क्वाड
स्कूल के अंदर तो दाखिल हो सकता है, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकता, जहां जिस कक्षा में जिस कमरे में एग्जाम चल रहा है वहां वो नहीं जा सकता। स्कूल प्रबंधन की किस तरह की इस पूरे मामले में लापरवाही आप देखते हैं, या किस तरह का गैर जिम्मेदाराना या उनकी जिम्मेदारी क्या समझते हैं आप, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, फ्लाइंग स्क्वाड जब भी किसी सेंटर पे जाता है तो सबसे पहले जो है वो वहाँ जो कंट्रोल रूम बना हुआ है वहाँ वो रिपोर्ट करता है। उसके बाद जो है वो सभी रूम में जाते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड का काम सिर्फ और सिर्फ नकल प्रकरण बनाना ही नहीं है। फ्लाइंग स्क्वाड का काम है वहाँ पे उपलब्ध सुविधाओं को भी आकलन करना है और उसे शाला प्रबंधन या महाविद्यालय प्रबंधन को उससे अवगत कराना है और उसको सुचारू रूप से ठीक करवाना है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ बच्चों को डराने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड नहीं होता है, फ्लाइंग स्क्वाड बच्चों की भलाई के लिए भी होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन अमित जी एक बात और, स्कूल में फ्लाइंग स्क्वाड दाखिल हुआ, बच्चों के कपड़े उतरवाए गए, वहां पर इस तरह के जब चेकिंग हो रही थी, तो क्या मैं जानना चाह रहा हूं कि इसमें क्या स्कूल प्रबंधन दखल दे सकता था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, या ये आप गलत कर रहे हैं, या इसकी आपको इजाजत नहीं है? अगर स्कूल प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया तो क्या स्कूल प्रबंधन भी इसके लिए जिम्मेदार है? थोड़ा सा हो सकता है स्कूल प्रबंधन को बोलना चाहिए था। अगर सामूहिक रूप से तो बिल्कुल कराने का अधिकार ही नहीं पूरा है, थोड़ा सा नहीं पूरा है, क्योंकि आप मेरे घर में आकर के मेरे किराएदार को या मेरे साथ जो रिश्तेदार हैं उनको आप डैमेज कर रहे हैं, उनकी इमेज को डैमेज कर रहे हैं, उनको थ्रेटिंग कर रहे हैं। तो मेरा वहां पे विरोध करना सबसे पहला है कि ये मेरा अधिकार है, मेरे घर पे है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका सम्मान रखना। आप होते कौन है कि मेरे बिना परमिशन के मेरे घर में घुस जाए और मेरे साथ जो रह रहा है उसको बेइज्जत करे? आपका पूरा अधिकार होता है स्कूल का। लेकिन ममता जी ये तो चलिए एक सामान्य व्यवहार की बात हो गई कि आपके गार्जियन में, अगर आप कहीं गार्जियन हैं, आपके सानिध्य में जो लोग हैं उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा, उसकी तमाम परेशानियां और हारी बीमारी जो भी परेशानी होती है एक जीवन में, उसकी सारी जिम्मेदारी गार्जियन की है। तो स्कूल तो वहां पर गार्जियन की भूमिका में है, और वहां पर जो फ्लाइंग स्क्वाड आया वो एक गेस्ट है, एक वहां पर जांच के लिए, बच्चों की ही भलाई के लिए चलिए कहा, वहां पर बच्चों के साथ कोई परेशानी तो नहीं हो रही, उस बारे में तो उस फ्लाइंग स्क्वाड ने कोई काम किया नहीं। छात्र छात्राओं को प्रताड़ित किया, वहां पर उनके कपड़े उतरवाए, चेकिंग की, रेस्टिकेट तक किया और एक बच्ची को खुदकुशी तक के लिए मजबूर कर दिया। ये स्थिति यहां बनती नजर आई, और उसके बाद उस बीच कहीं भी स्कूल का कोई भी इंटरफेयर, कोई भी स्कूल की कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही इस पूरे मामले में। लेकिन ममता जी, स्कूल की भूमिका को लेकर क्या कहेंगी? क्या भूमिका यहां पर स्कूल की हो सकती थी जो नहीं हुई? देखिए, स्कूल की भूमिका मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जो टीचर्स होती है, जिनका ग्रुप होता है, वो स्कूल के बच्चों के बिहेवियर और नेचर के बारे में जानते हैं कि ये बच्चा या बच्ची किस टाइप के बिहेवियर का, नेचर का है। क्या इसकी आदत है इस तरह की उद्दंडता करना? क्या इसका इस तरह का ये है कि वो अपने टेस्ट एग्जाम में भी या हाफ ईयरली एग्जाम में भी इस तरह से चीट वीट मारते पकड़ा गया? ये संदिग्ध बच्चे अलग टाइप के होते हैं, जिनकी एक्टिविटी इस तरह की होती है कि वो न्यूसेंस क्रिएट करते रहे। तो आप टीचर की बहुत मध्यस्थता की एक बड़ी भूमिका होती है, मीडिएटर की, कि वो उस चीज को इंश्योर करता कि हमारे यहाँ पे इस तरह के ये बच्चों के साथ में प्रवृत्ति कभी भी नहीं पाई गई है। प्लीज इन बच्चों को आप बिल्कुल सॉफ्टली हैंडल करें। आप उनसे पूछिए, एक बार होगा तो वो ईमानदारी से देगा, क्योंकि उस बच्चों पे मुझे ट्रस्ट है। मेरा ट्रस्ट कहाँ गया? उन बच्चों के साथ मेरी कैसे कनेक्टिविटी इतने सालों की कि मैं अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रही हूँ कि हाँ, ये बच्चा जरूर गलत कर रहा होगा या ये बच्चा ऐसा कभी नहीं करेगा। यानी कि मैंने कभी अपना कंसंट्रेशन उस क्लास में उस बच्चों के साथ में किया ही नहीं। मैं सिर्फ एक सैलरी लेने के लिए मैं वहां पर आ रही हूँ। मैं क्लास को जो कोर्स है सिर्फ खत्म करने के मकसद से पढ़ा रही हूँ। मेरे बच्चे को चीटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? या ममता जी, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जिस तरह से बच्चों पर धौंस जमाता है फ्लाइंग स्क्वाड, हो सकता है एग्जामिनर जो एग्जाम सेंटर में बैठा है उसके साथ भी कुछ इसी तरह का व्यवहार हो। आप ना बोलिए या आप मत बोलिए, या आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है, हम सिखाए। एक हितों का टकराव भी अक्सर देखने को मिलता है ऐसे मामलों में। मैंने कहा ना, ये तो सीबीआई और एएनआई की भूमिका निभाने लग गया, जिसे सारी जिम्मेदारी इसी को दे दिया गया स्टेट का। ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। एक्चुअली में देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने बहुत से विभाग में देखा है कि बड़े बड़े अधिकारियों को भी कई बार उनके डिजर्विंग राइट्स क्या है, ड्यूटी क्या है, ये उन्हें नहीं मालूम होती। जो काम उनके राइट्स में नहीं है, अधिकार क्षेत्र से बाहर भी वो काम करते हैं। मैंने एक बार महासमुंद जिले के कलेक्टर को बोला, महोदय आपने पट्टा बनाया, प्रमाण पत्र दिया, आप ही ने निरस्त कर दिया। हु आर यू?
आपने अपना कभी पढ़ा है कि आपके राइट्स में क्या है? बिना कमेटी बनाए आपको अधिकार नहीं है कि आप सिग्नेचर अथॉरिटी बन के पट्टा निरस्त कर दें। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीजें बहुत है जहां पे डिजर्विंग अधिकारियों को अपने क्या उसके इस लॉ एक्ट के अकॉर्डिंग क्या अधिकार दिए गए हैं उसे मालूम ही नहीं है, और वो सर्वे सर्वा शंभू वहां पर बन करके इस तरह की हरकतें करता है जो बाद में उसको खुद कटघरे में खड़ा कर दे। तो बहुत से हालात मैंने देखे हर विभाग में कि लोग वहां पर खुद अपनी कई गलतियां कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के इतनी सी गलती पे उनको ऐसा टॉर्चर करना। बिल्कुल, मैं एक फाइनल कमेंट के तौर पर एला जी से चलते एक कमेंट लेना चाहूंगा। एला जी, बच्चों का चूंकि एग्जाम टाइम में बहुत बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत प्रेशर में भी होते हैं, अच्छा परफॉर्म करने का उन पर प्रेशर होता है, ऐसे समय में बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? चूंकि एग्जाम का समय चल रहा है, आगे इस तरह की कोई दुर्घटना ना घटी तो इस तरह का कोई हमें मामला ना सुनने को मिले, इसके लिए बच्चों के लिए कुछ बताइए प्लीज। मैं सबसे पहले हर स्कूल प्रबंधन से गुजारिश करना चाहूंगी कि ये बच्चों के लिए बहुत स्ट्रेस फ्री माहौल है, तो वो सपोर्ट में खड़े रहें। उनको एक प्यार की जरूरत है। अगर हमारा बच्चा कुछ बेहिचक करके कुछ गलती कर भी रहा है तो उसको उस टाइम समझाए भी ना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट भी ना बताए, सिर्फ उसको वॉच करें उस टाइम कि वो क्या कर रहा है, और जब अगर वो करने के लिए जाता है तो उसी टाइम उसको प्यार से एक हिंट भी दे देगी ना टीचर कि बेटा ये नहीं करना, तो वो नहीं करेगा और उसको जीवन पर्यंत वो टीचर भी याद रहेगा और वो स्कूल भी याद रहेगा। तो इसमें बच्चों की भूमिका से ज्यादा स्कूल टीचर्स इस टाइम जैसे और स्कूल मैनेजमेंट, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, हमें जनवरी दिसंबर से ही टीचरों की क्लासेस लेनी चाहिए, जो भी पढ़ा रहे हैं शिक्षकगण, कि आप बच्चे से कैसा बिहेव करें। जैसे ममता मैडम ने कहा कि हमें बच्चों के साथ रैपो बनाना चाहिए। रैपो मतलब कि जो बच्चा हमारे साथ साल भर, कई बार होता है एक ही टीचर एक सब्जेक्ट 4 साल पढ़ा रहा है, तो एक बॉन्ड जनरेट हो जाता है। ये संवेदनशीलता हमें बरकरार रखनी होगी, क्योंकि बच्चों में ये संवेदनशीलता ऐसे समय में होती है और उस वक्त वो और ज्यादा अति संवेदनशील स्थिति बन जाती है। बहुत समय की कमी है एला जी, इसलिए माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। अमित जी बहुत शुक्रिया, एला जी बहुत शुक्रिया, ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर, पूरी घटना पर बातचीत करने के लिए, और ऐसे समय में बच्चों को इस विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार भी रहना होगा।